आप सभी को नमस्कार। अपेडा एक अथॉरिटी है जो कि कृषि प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड फूड को एक्सपोर्ट करती है। इसने एक नया डिवीजन बनाया है, प्रभाग बनाया है जो प्रमोट करेगा ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट को, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक से रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को या एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करने में प्रमोट करेगा यह डिवीजन। तो अब इस वीडियो के माध्यम से अब देखेंगे कि अपेडा क्या है और यह कैसे प्रमोट करेगा ऑर्गेनिक को, और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से पहले किस तरह का फार्मिंग था, उसके बाद में किस तरह का फार्मिंग चल रहा है, यानी एग्रीकल्चर, कृषि, है ना। ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्यों चर्चा में। एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मूव बोला जाता है, बड़े महत्वपूर्ण एक कदम माना जा रहा है इंडिया के ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट सेक्टर में, है ना। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट सेक्टर में चूंकि एग्रीकल्चर, अपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम से ही पता चल रहा है यह अथॉरिटी क्या करता है, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड फूड, जो एग्रीकल्चर से प्रसंस्कृत जो फूड होता है उसको यह एक्सपोर्ट करता है ना। इन्होंने क्या किया कि एक अलग डिवीजन बनाया, एक अलग प्रभाग बनाया है जो कि केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यह प्रमोट करेगा एक्सपोर्ट करने में, है ना, माने यहां से बाहर के देशों में भेजने में। यह इंफॉर्मेशन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है 22 फरवरी 2024 को। अब से यह डिवीजन क्या होगा, फोकल पॉइंट होगा जो कोऑर्डिनेट करेंगे सारे एफर्ट्स को जो कि इंडिया के ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, है ना। अब इस जो इंडेवर है या जो प्रयास है या जो मूव है, सिग्निफिकेंट मूव है, इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगे ही इंडिया से, और अभी एक्सपोर्ट यानी इंडिया से बाहर के देशों में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट या ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए एक नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एनपीओपी है, उसमें भी एक नया अपडेट किया जा रहा है, महत्वपूर्ण अपडेट किया जा रहा है, चूंकि यह कोऑर्डिनेट करके इस एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, है ना, इस निर्यात को बढ़ाएंगे। क्लियर। अब सवाल उठता है कि यह जो डिवीजन है यह कैसे काम करेगा। तो यहां तो आप समझ गए कि फोकल पॉइंट होगा, या एक ऐसा पॉइंट होगा जो सबको कोऑर्डिनेट करेगा, या है ना, कोऑर्डिनेट करेगा क्या, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट पोटेंशियल को, है ना। इसके अलावे अभी आपको पता होगा कि सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो ऑर्गेनिक स्टेट राज्य है, यानी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया क्या है, सिक्किम है। उत्तराखंड भी है। तो यह ऑलरेडी 2 जगहों पे ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट के लिए रोड मैप तैयार कर चुका है और काम शुरू हो चुका है। क्लियर। किस कौन, यह डिवीजन, अपेडा का जो डिवीजन है जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा ये फोकस क्या करता है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे फोकस करेगा। किस तरह का फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे। इसके बाद में जो सर्टिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, उसको यह ऑप्टिमाइज करेगा। इसके अलावा जो भी प्राइम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, जो भी निर्यात करने वाला, जिसकी जरूरत बाहर के देशों में ज्यादा है, उस पर ज्यादा फोकस करेगा और पैसे ज्यादा आएंगे, है ना। अब यहां पे आपको समझना जरूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। अभी तक समझ गए ना ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑलरेडी हमारे पास क्या क्या स्कीम चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, है ना। अब देखिए फार्मिंग की जहां तक बात होती है, एग्रीकल्चर, कृषि की बात होती है। कृषि 3 तरह के होते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। एग्रीकल्चर 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर को बोलते हैं केमिकल मेडिएटेड एग्रीकल्चर, मेडिएटेड एग्रीकल्चर। सेकेंड टाइप के एग्रीकल्चर को बोलते हैं ऑर्गेनिक, और थर्ड टाइप के एग्रीकल्चर को बोलते हैं जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी जो एग्रीकल्चर क्रॉप, है ना। केमिकल मेडिएटर एग्रीकल्चर होता है, उसमें क्या होता है, केमिकल यूज किए जाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर यूज किए जाए, पेस्टिसाइड यूज किए जाएंगे, है ना, इंसेक्टिसाइड यूज किए जाएंगे। तो यह ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय से है, 60 और 70 के दशक में। इससे क्या होगा कि इसको क्यों ऐसा किया गया, चूंकि उस समय हमको लोगों को पालना, खाना देना जरूरत था, यानी प्रोडक्शन को 2 से 3 टाइम गुना बढ़ाना था, इसलिए हमने केमिकल से
उपज को बढ़ा दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन ला दिया, लेकिन इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, है ना, पॉल्यूशन हो गया चारों तरफ, लोगों को डायबिटीज, बहुत तरह की बीमारियां, कैंसर वगैरह होने लगे केमिकल वाले चीज खाने से, है ना। तब हम लोगों ने शिफ्ट किया कि भैया अब ऑर्गेनिक पे चलते हैं। अब ऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, मैन्यूअर, है ना, कंपोस्ट, ये सारी यूज करके हमने कोई केमिकल यहां यूज नहीं किया जो इसमें हमने यूज किया था, जिसको अगर इसके बनस्पति इसको कन्वेंशनल बोलेंगे, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इससे भी हमारा पॉपुलेशन को पेट नहीं भर रहा। तब हमने आगे बढ़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोटेक्नोलॉजी की तरह, है ना, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, अभी मस्टर्ड जो चल रहा है ना, DMH 11 मस्टर्ड, GM मस्टर्ड, उसमें हम लोग आगे बढ़े हैं। तो यह 3 फेज है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं बीच वाला का, है ना। चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। अभी तो समझ गए होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम है। सस्टेनेबल इसलिए बोला गया कि वो वाला कन्वेंशनल वाला करते तो क्या हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, उसके बाद उपज ही नहीं करेगा वो, है ना। तो इसमें क्या एक्सक्लूड करते हैं, क्या यूज नहीं करते हैं, सिंथेटिक इनपुट यानी आर्टिफिशियल कुछ यूज नहीं करते हैं फार्मिंग में। जैसे बाहर से फर्टिलाइजर नहीं देंगे, बाहर से किसी तरह का पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ नहीं देंगे। केवल फार्मिंग में ऑन फार्म इनपुट पे रहेंगे। जैसे क्रॉप का जो रेसिड्यू है यानी उसका बचा हुआ भाग है, उसी को खाद की तरह यूज कर लेंगे, उसमें सड़ा के डाल देंगे, मैन्यूअर बना लेंगे, है ना, कंपोस्ट बना लेंगे, जैसे लाइव स्टॉक का गोबर वगैरह का कंपोस्ट बना लेंगे, है ना। इस तरह का यूज करते हैं हम इसमें। अब यह जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें भारत का जो रैंक है ना 6th है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड में, जो यह रिपोर्ट है 2021 का, है ना। अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पे आते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद कर्नाटका एंड देन उड़ीसा। क्लियर। अभी ऑर्गेनिक फूड जो यार डिवीजन बना है, अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम कई देशों में को एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, टर्की हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, है ना। इसलिए यह डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब थोड़ा सा पिक्चर में देख लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में, देखिए ये जो पत्ता होता है ना, इसी को सड़ा के खाद बना देते हैं, बाहर से कुछ खाद ही नहीं लाते हैं। क्रॉप को रोटेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्रॉप बार बार हम कर रहे हैं। केमिकल में क्या करते हैं, बार बार कर रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, इसमें रोटेट करते हैं, है ना। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट यानी देखें ये जो वर्मी है जो इसको कंपोस्ट की तरह यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा मैन्यूअर यूज करते हैं, गोबर वगैरह, है ना। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री जो अभी बात किए हैं, है ना, यूज करते हैं, और बायोलॉजिकली मैनेजमेंट करते हैं। सारे काम करने के बाद में ऑर्गेनिक जो पूरी तरह हेल्थ के लिए फिट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है यह केमिकल से बहुत कम उपज करता है, लगभग 18% क्लियर। अब हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अभी तक तो समझ गए होंगे कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, यानी मिट्टी को उपजाऊपन को बढ़ाएगा, क्योंकि आप सारे इसमें दे रहे हैं, केमिकल तो कुछ है नहीं। इरोजन को रिड्यूस करेगा, जो भूमि का इरोजन होता है ना उसको रिड्यूस करेगा, है ना। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत कम करेगा, है ना, ग्रीन हाउस गैस कम होगा। ये सारी क्या है, सिग्निफिकेंस है ना। अब आप मेंस वगैरह में इसका बड़ा अच्छा आंसर इससे बन सकता है। इसके अलावा चैलेंजेस भी है, ऐसा नहीं कि केवल महत्व है, अभी इंडिया में इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। फर्स्ट चैलेंजेस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग लगभग 18.4% कम उपज देता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल फार्मिंग जो केमिकल मेडिएटेड होते हैं। इसके अलावा इसका सर्टिफिकेशन कॉस्ट बड़ा हाई है, जो सर्टिफाइड जो अथॉरिटी करता है। इसके अलावा अभी भी इंडिया में सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना बहुत कम है ना। इसके अलावा अभी भी हम लोग बोलिए कि इसको बहुत टाइम चाहिए हम लोग को ऑब्जर्वेशन के लिए, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, है ना। टाइमली कंट्रोल नहीं है, बहुत तरह का इंटरवेंशन भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा इसमें, है ना। और दूसरी बात की यह लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव इसलिए होता है, देखिए केमिकल मेडिएटेड अगर कुछ आप बोते हैं, मान लीजिए कि उसमें खरपतवार वीड है,
वीड आ गया, तो वीड रिमूवल आप पेस्टिसाइड इसमें यूज कर सकते हैं, हर्बिसाइड जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, वीड अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें तो हर्बिसाइड यूज नहीं करते हैं, तो मैनुअल लेबर लगेगा एक एक वीड को निकालने के लिए, है ना। तो इस हिसाब से क्या आएगा, थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव है, इसमें ज़्यादा लेबर की जरूरत होता है, क्योंकि हर चीज़ आप नेचुरली करना चाहते हैं। क्लियर। तो ये चैलेंजेज हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, है ना। अब देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव पहल लिया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, है ना। तो अभी शुरू में मैंने बताया कि नेशनल प्रमोशन फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन गाइडलाइन है हमारे पास, है ना। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भेजने के लिए एक गाइडलाइन तैयार करता है, तो ये भी ऑर्गेनिक का इनिशिएटिव हो गया। दूसरी बात की जो एनओपी है ऑल्सो इन्वॉल्व होता है सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ, जो एग्रीडेटेशन करता है कि सर्टिफाइड करता है कि यह प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। पैकेजिंग वगैरह से पहले सर्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि हाँ यह प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है कि नहीं है। इसके अलावा 2015 से हमारे यहाँ एक योजना चल रहा है, परंपरागत कृषि विकास योजना, यह प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन में जैसे सिक्किम है, उसमें सिक्किम की तरह ही एक वैल्यू चेन डेवलपमेंट का मिशन भी गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। जैविक खेती ऑर्गेनिक ई कॉमर्स पोर्टल है, इस पे केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही कॉमर्स किया जाता है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो ये सारी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले चुके हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। और आज एक और इनिशिएटिव लिया गया, एक अलग डिवीजन बनाया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग को अलग के देशों में भेजने के लिए, निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका भी PDF हमारे एक टेलीग्राम चैनल है इसी नेम से, तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। क्लियर, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा है आपको कि कुछ सीखे हैं तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।